कितनी टफ होती है पुलिस की जॉब। थाना अलीगंज में नरसंहार छबीराम गैंग ने कर दिया था, पूरे थाने का नरसंहार कर दिया था। जो बड़े गैंग्स थे, फूलन देवी, मुस्तकीम, मलखान सिंह, इनके तो हथियार देखे मालूम पड़े कि आर्मी लेवल के हथियार थे। ऐसा कोई गैंग बचा नहीं था जो कि मेरे कार्यकाल में जिसको जो है जहन्नुम न भेजा हो मैंने। कि बहुत बड़े आदमी का बेटा किसी क्लास में पढ़ता है तो पहचान नहीं पाए तो पूरे क्लास का ही अपहरण कर लिया। बाहर से स्नाइपर बुलाए जा रहे हैं आपकी हत्या के लिए। जो लाश लेके पहले जाएगा सारे अलंकरण उसी को मिल जाएंगे। सर, जेल में हत्याएं कैसे हो जाती हैं? हत्या कहाँ नहीं हो सकती है। भ्रष्ट जेल तंत्र है जो कि है, 100% नहीं 200% है। सर, अगर जेब में पैसा हो तो जेल में सब कुछ पॉसिबल है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कुटाई ना हो, आपकी मारकूट ना हो, तो आप उसका रेट अलग होता है। जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही मुख्तार अंसारी के साथ बैडमिंटन खेलेंगे तो कौन किसको टोकेगा? लोकतंत्र के लुच्चों, तुम क्या अंधे हो गए हो? तुम्हारी मजबूरी क्या है कि इन चोटों की चप्पल तुम अपने सर पे लेके चल रहे हो। अब जब इतनी जेब में दम है आपके तो जो बोले उसके मुंह में नोट ठूस दो। मुख्तार अंसारी को जेल में स्लो पॉइजन दिया गया था, क्या ये सच है? उसके बारे में तारीफ का एक शब्द भी हराम है। इंस्पेक्टर की हत्या करे, आपका प्रयास करे और वो जिंदा बच जाएगा? बिल्कुल नहीं बचेगा। फेक एनकाउंटर होते हैं। फेक एनकाउंटर एक बदनुमा धब्बा है पुलिस की वर्दी के ऊपर। कितना खौफ था अतीक अहमद का? काउंटिंग के 2 दिन पहले ने चांद बाबा की हत्या की। ओवरटेक करने में कोई अगर आगे पहले ओवरटेक कर लिया तो उसकी हत्या हो जाती है। हत्या करना इतना आसान था सर? तत्कालीन एसएसपी, डीएम, डीआईजी, आईजी, कमिश्नर सबकी जांच होनी चाहिए। अगर ये नाली का कीड़ा अजगर बना तो जाहिर है कि कुछ तो माल टाल तुम्हारे पास भी गया होगा। जो बदमाश है किसी भी बिरादरी का हो वो खत्म होना चाहिए। वो चाहे ब्रिजभूषण शरण सिंह हो, चाहे राजा भैया हो, या आपने बताया धनंजय सिंह, या कोई भी हो। क्या जाति को देखकर एनकाउंटर किए जाते हैं? यूपी में पिछले 5 साल में 10 साल में जो एनकाउंटर हुए हैं उनकी बिरादरी बता दें। अतीक अहमद की मौत को आप कैसे देखते हैं? वो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है पुलिस के कार्यकुशलता के ऊपर। कानून व्यवस्था के मामले में कौन सा मुख्यमंत्री सबसे अच्छा था? योगी आदित्यनाथ। मायावती का राज कैसा था? बहुत ही अच्छा। मुलायम सिंह यादव से आपके संबंध कैसे थे? बहुत अच्छे थे। वो पीएम मटेरियल थे। लोग पुलिस के पास जाने पर डरते ही क्यों हैं? भूत भी थाने जाने से डरते। कहीं ऐसा ना हो कि दरोगा जी पिटाई कर दें अच्छी तरीके से। किसी बाहुबली को वोट देने का मतलब है कि आप कोबरा के साथ सो रहे हैं, वक्त आने पर डसेगा जरूर। नमस्कार, स्वागत है आपका द श्वेता शो में। आज के हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट बेहद खास हैं। जी हाँ, सालों से आपने इनको टीवी डिस्कशंस पर देखा होगा। बेहद ही जाना माना चेहरा है, लेकिन ये जाना माना चेहरा यूपी माफिया के लिए भी है। जी हाँ, एक ऐसा चेहरा जिनसे आज भी यूपी का माफिया कांपता है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी और नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉक्टर विक्रम सिंह की। सर, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू वेरी मच श्वेता जी, बड़ी कृपा की कि आपने दर्शन दिया। अपने उत्कृष्ट चैनल द श्वेता शो में मुझे मौका दिया वार्तालाप का, बहुत बहुत आशीर्वाद है। तो थैंक यू सो मच कि आपने हमें टाइम दिया। सर, मेरा सबसे पहला सवाल है, कितनी टफ होती है पुलिस की जॉब? सबसे टफ होती है। फिर आप पूछेंगे फिर इससे टफ कुछ होती है? कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें जिनको टफ हम लोग मानते हैं सभी टफ है। सभी को मेरा नमन और प्रणाम। लेकिन पुलिस की नौकरी ऐसी है, 24 घंटे और पूरे करियर में 36 साल, शायद ही कभी आपको ऐसा मौका मिले कि आप चैन से वो खा सकें, चैन जो आप चाहते हैं खाना, या आपको कभी ऐसा हो कि आप ड्यूटी पर न बुला लिए जाएं। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है आपके बच्चों की शादी। अगर उसमें भी आप विलम्ब से पहुँचें क्योंकि ड्यूटी की अनिवार्यता आपको है, तो ये केवल गौरव पुलिस का ही है। रिटायरमेंट के बाद मैं केला खा रहा था जलपान में, मैंने कहा केला कितना मीठा था, तो श्रीमती जी ने कहा केला हमेशा इतना मीठा था, लेकिन आप मैकेनिकली खाते थे, आपको ये भी नहीं याद होगा कि आपने केला खाया या सेब खाया। तो वो ठीक है बात है कि मेंटली जब आप स्विच्ड ऑफ हैं, आपका ध्यान कहीं और है, आपकी पूरी एकाग्रता कानून व्यवस्था है, तो शायद आपने जब स्विच ऑफ कर लिया। लेकिन ये इकलौता विभाग है जहां तपस्या करने की तनख्वाह मिलती है, वो पुलिस विभाग है। सर, आपने बताया 36 साल का करियर रहा, सबसे टफ मोमेंट कौन सा था? सबसे टफ ही सारी पोस्टिंग वो मिली ईश्वर की कृपा से कि जो टफेस्ट होती थी, जहाँ पर ये कहते थे कि साहब, जैसे मैंने कहा
कि मेरी पोस्टिंग एटा एसएसपी हो गई। तो लोग नॉर्मली कहते हैं कि इतनी कम उम्र में आप एसएसपी हो गए, लेकिन लोग कहते थे साहब बड़ा अफसोस हुआ जान के कि आपकी पोस्टिंग, लेकिन भगवान आपकी रक्षा करे, आपको पूरी कामयाबी दे। लेकिन इसके पहले थाना अलीगंज में नरसंहार छबीराम गैंग ने कर दिया था, पूरे थाने का नरसंहार कर दिया था, और वहाँ पे बड़ा भय और आतंक का वातावरण था कि ये तो ठीक है, चुनौतियाँ हैं, और इसीलिए खाकी वर्दी बनी हुई है। उसके पहले हमीरपुर में भी था, तो वो भी 10 उन्मूलन अभियान चलता ही रहता था। उसके पहले आगरा के जो 40 थाने थे, आप खेड़ा राठौर से शुरू करें, बाह बटेश्वर, फतेहाबाद, और इधर जाए जगनेर, सैया, और इधर फिरोजाबाद, और इन तमाम एरियाज में एंटी डेकॉइटी ऑपरेशन चलते थे, सांप्रदायिक स्थितियां रहती थी। एटा के बाद नैनीताल आया तो वहाँ पंजाब की चरमपंथी गतिविधियाँ शुरू हो गई। नैनीताल के बाद कानपुर, तो फिर उसके बाद दूसरे ही जो परिप्रेक्ष्य आगरा और कानपुर, तो जो राम जन्मभूमि एजिटेशन था वो शुरू हो चुका था। तो ऐसी कोई पुलिस की सॉफ्ट पोस्टिंग कोई मुझे मिली नहीं। तो एक संघर्ष में जीवन था, जीवन एक संघर्ष, बल्कि कैरियर, जीवन और पूरी जो नौकरी थी वो संघर्ष का पर्याय ही बनी हुई थी। सर, आपने कहा कि आपको कभी सॉफ्ट पोस्टिंग नहीं मिली, इसकी कोई खास वजह है? में कोई खास वजह नहीं है, लेकिन ये ज़रूर था कि एक बार, जैसे राजनीतिक मित्र हमारे, ये जो व्यवस्था थी शायद बहुत खुश नहीं थे, उन्होंने बड़ी कृपा की मेरे ऊपर। एक विभाग था यूपी इंटरस्टेट बॉर्डर फोर्स, वहाँ मैं लगभग 3 साल था, और वो ऐसा था कि जहाँ पर मुझे लगा कि हाँ, यहाँ पे कोई ऐसी सामान्य चुनौतियाँ नहीं हैं, केवल अभिलेख, मैन मैनेजमेंट और एचआर का काम था। वो सबसे पीसफुल पोस्टिंग थी। लेकिन मैंने उसी के दौरान कुछ ऐसी चीज़ें की, गेस्ट स्पीकर बन गया, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में देश और विदेश में जाकर के मैंने व्याख्यान दिए। तब यूट्यूब का ज़माना नहीं था, लेकिन एक ख्याति बन गई कि इन विषयों के ऊपर अगर आपको कोई इंस्ट्रक्टर चाहिए या कोई रिसोर्स चाहिए तो लोग मुझे याद करते थे। और ये भी मैं बता दूं कि एक बीच में ये हो गया था कि जितनी मेरी तनख्वाह, उससे ज़्यादा मेरा ऑनरेडियम हो गया था, जो मुझे मिलता था मानदेय। ओके। जी, लेकिन मेहनत करता था उसमें भी, पीपीटी बनाने में, रिसोर्स बनाने में, पढ़ने में, लिखने में, तैयार करने में। और ये भी नहीं कि आपने अगर मुझे केवल 2 घंटे के लिए बुलाया है तो मैं इतना मटेरियल भी लेके जाता था कि प्रत्येक अभ्यर्थी को, और आज भी वो जो बच्चे थे जिनको मैंने ट्रेन किया, जिनको मैंने संबोधित किया, पुलिस में अगर हों तो वो आज आईजी हैं, आईएएस में अगर हों तो वो सीनियर मोस्ट लेवल्स पे हैं, और अगर एटीआई वगैरह में दिया, बड़े सीनियर ऑफिसर्स हैं। बैंक में, अच्छा मैं यही नहीं, कॉरपोरेट में भी गया, उनकी बड़ी अपने। फिर मैंने कहा था ये मेरा नंबर है, और ये मेरा मोबाइल नंबर है, ये मेरा ईमेल आईडी है। जीवन में ज़रूर तुमको ऐसे कभी कभी यक्ष प्रश्न आएंगे, ऐसे तुम्हें प्रश्न मिलेंगे जिसका समाधान शायद कोई आसानी से न दे। कोई गारंटी नहीं कि मैं भी दे पाऊँ, लेकिन मैं प्रयास ज़रूर करूँगा। आज भी वो बच्चे मुझसे सवाल जवाब करते हैं, प्रोफेशनल, पर्सनल और हर तरीके के, और मैं यथाशक्ति यथासामर्थ जो मैं अपनी संतान को दूंगा, वही समाधान मैं इन अधिकारियों को भी देता हूँ। सर, जिस पीसफुल पोस्टिंग की आप बात कर रहे हैं, अक्सर ऐसी पीसफुल पोस्टिंग पनिशमेंट पोस्टिंग के रूप में जानी जाती हैं। क्या वो पनिशमेंट पोस्टिंग थी? पनिशमेंट जो मानते हैं वो मानते हैं, मेरे लिए वो ईश्वरीय वरदान था। जो काम मैं जीवन में नहीं कर पाया वो मैंने इन 3.5 साल में कर लिया। अपना वजन 15 किलो कम कर लिया, कुछ एक कलाएं सीख ली, एक पुस्तक लिख दी, और व्याख्यान में मैंने एक नाम कर लिया। मेरे पीपीटीज का एक डेटा बैंक तैयार हो गया, और जो आज भी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो पनिशमेंट किस बात की? अगर आप केवल तनख्वाह चाहती हैं तो तनख्वाह आपकी जितनी वहाँ पे मिलेगी उतनी कहीं और मिलेगी। अगर आप ये समझते हैं कि जहाँ जाकर के शायद आपके इन्विटेशंस 5 स्टार के ज़्यादा आने लगे, या जहाँ जाकर के आप फीता ज़्यादा काटेंगे, या बाहर जाकर के मिलने वालों की 100 लोगों की 200 की भीड़ हमेशा लगी रहे, तो शायद, या मैं स्पष्ट कह रहा हूँ कि शायद अनर्गल कमाई के अगर मार्ग हो तो शायद आप पनिशमेंट पोस्टिंग कहेंगे। लेकिन अगर आपका ध्येय केवल राष्ट्रपति का पे चेक है और 10 से 6 तक काम करना है, तो कोई भी पोस्टिंग पनिशमेंट पोस्टिंग नहीं होती है। सर, आपने जब पुलिस सर्विस ज्वाइन की थी और आज, क्या डिफरेंस देखते हैं आप? बहुत परिवर्तन आ गया है। तब संसाधन बड़े सीमित थे, अपराध भी बहुत सामान्य था, और तब बहुत बड़ा अपराध होता था बैंक को लूट लेना, रोड होल्डअप का हो जाना। आपने तो सुना भी नहीं कि रोड होल्डअप क्या होती है। बस जा रही है और यहाँ से चली दिल्ली से, और मान लीजिए मुरादाबाद में लूट ली, उसको रोड होल्डअप। या कहीं पर 1 लाख से उससे अधिक की लूट हो गई,
स्पेशल रिपोर्ट केसेस कहते थे, तो उनका मौका मायना, उनका सुपरविजन, ये थी बेसिक पुलिसिंग। अब आप आ जाइए संगठित अपराध, सन 90 में आइए, जब संगठित अपराध और ऐसे अपराधी आ गए जिनके गिरोह पढ़े लिखे MBA और लड़कियां अर्चना शर्मा ऐसी आने लगी गिरोह में, किडनैपिंग फॉर रैंसम, फिरौती के लिए अपहरण, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, ज़मीनों पे कब्जा और माफियागिरी शुरू हो गई। माफियागिरी तो एक तरफ थी, लेकिन जब माफिया राजनीति में आने लगे, बाहुबलियों का आगमन हो गया, वो पुलिसिंग का दूसरा चरण था। तीसरा चरण तब हुआ जब पंजाब का उग्रवाद शुरू हो गया, तो मालूम पड़ा कि प्रताप सिंह सरपंच, भिंडरानवाला सैफरन टाइगर फोर्स ऑफ खालिस्तान, या इस तरीके के जो खालिस्तान कमांडो फोर्स, इस तरीके के चरमपंथी, और उनके हथियार अगर आप देख लें तो AK-47, AK-56, जनरल पर्पस मशीन गन, ग्रेनेड फायरिंग राइफल्स, और पहले भी ऐसे थे कि टेलीस्कोपिक साइट ड्रैगन ऑफ स्नाइपर्स राइफल वगैरह होती थी, नाइट विजन डिवाइसेस भी बरामद की गई। लेकिन ये तब डकैतों के ज़माने में नहीं होता था। डकैत तो जो आपने देखा होगा कि अगर आज भी यूट्यूब पे वो फिल्में हैं, सुनील दत्त, दिलीप कुमार, गंगा जमुना, मुझे जीने दो, भवानी की कसम, चंबल की घाटी, तो वो उस जमाने की थी। डकैतों के पास 12 बोर राइफल, या छोटी मोटी राइफल 315 जिसको कहते थे पचफायरा, या 30 स्प्रिंगफील्ड भी बहुत, ये टेलीस्कोपिक साइट में कहते थे दूरबीन वाली राइफल है। लेकिन उनके पास भी जिसको कहते थे असॉल्ट राइफल, AK-47 उनके पास भी आ गई थी। कहाँ से आएगी? बांग्लादेश वॉर के बाद जो निकला था, तो SLR से ले करके ड्रैगन ऑफ स्नाइपर्स राइफल तक भी डकैतों के पास आ चुकी थी। और जो बड़े गैंग्स थे, फूलन देवी, मुस्तकीम, मलखान सिंह, इनके तो हथियार देखे मालूम पड़े कि आर्मी लेवल के हथियार थे। और जब ये चलाते थे गोलियां, तो ऐसे पेड़ की डाली कट कट के गिरती थी जैसे मालूम तूफान आया हो। अब उसके बाद आप आ जाइए कि साइबर क्राइम, साइबर क्रिमिनल्स, और एक तरीके से धमकी फिरौती के लिए अपहरण। जब आपका मालूम पड़ा कि माफिया बाहुबलियों का, तो आपने सुना होगा कि ये नाम आपके आ गए, अतीक, अशरफ, मुख्तार अंसारी और DP यादव, इनके। और टफेस्ट जनरल अगर मैं कहूँ तो मेरा टफेस्ट असाइनमेंट मैं एटा को कहूँगा। क्यों एटा? इसलिए क्योंकि वहाँ पर जब मेरी पोस्टिंग हुई थी तो सितंबर 1981 में अलीगंज थाने में शहीद इंस्पेक्टर राजपाल सिंह जी और पूरे थाने को छविराम गैंग ने आउटफ्लैंक करके, आउटफ्लैंक समझिए, जैसे मान लीजिए पुलिस पार्टी यहाँ पे 10-15 लोग हैं, उनको सामने से हमने एंगेज किया। पुलिस पार्टी ये समझ रही कि दुश्मन सामने है, वो पीछे से धोखे से आके पीछे से अटैक करके पूरी पार्टी को शहीद कर दे, उनके सारे हथियार लूट ले। वो टफेस्ट पोस्टिंग थी। और आप मनोबल समझ सकती हैं, यूपी में ऐसा ये तो चौरी चौरा कांड में हुआ था कि थाने में आग लगा दी थी, सब आग के हवाले कर दिया था। और अब यहाँ पर नथवापुर कांड की पूरे थाने की हत्या हो गई थी। आसानी से कोई अधिकारी जाने को तैयार नहीं था। बहरहाल मैं वहाँ पे गया, चार्ज लिया। यहाँ मनोबल की ये हालत था कि आप अपनी कार के आगे जो लिखते हैं पुलिस अधीक्षक एटा, ये मत लिखिए। नेम प्लेट लगाते हैं, ये मत लगाइए, क्योंकि डकैत अगर देख लेंगे तो आप चिन्हित हो जाएंगे। जब आप पूछताछ करते हैं डकैतों से तो अपनी नेम प्लेट उतार दीजिए। हमने कहा इससे अच्छा कि हम ये कह दें कि हम अब गुमनाम हो जाए, नाम भी बदल दें, सरनेम भी बदल दें, इससे अच्छा तो मर जाना ज़्यादा अच्छा है। और SSP के बंगले की छत के ऊपर 5 सशस्त्र कर्मचारी, सामने 5 सशस्त्र कर्मचारी, पीछे 5, तो आप गिनती जाइए, 25-30 अगर सुरक्षा कर्मी अगर SSP लेके अपने घर में रह रहा है, या इतने ही कर्मचारी आधे ट्रक में ले करके चल रहा है, अगर जा रहा कहीं बाहर, तो इसका मतलब स्पष्ट है कि आप है बिल्कुल भयाक्रांत। आपके बस का 2-2 हाथ करना है नहीं। आप इतने डरे हुए हैं कि जब कभी कभी सूचना आएगी कि मुठभेड़ हो रही है या दस्यु दल से मुठभेड़ हो सकती है, संभावना है, आप जाएंगे नहीं, जाएंगे तो इतने विलंब से जाएंगे कि मुठभेड़ समाप्त हो चुकी होगी, या फिर आप कोशिश करेंगे कि वहां पर आप न जाएं। टॉप लेवल फ्रंट लाइन लीडरशिप अगर देनी है, अगर आप चाहते हैं परिणाम, तो आपको ये करना पड़ेगा, उसके लिए ज़रूरी है। और आपको जान के संतोष होगा कि 3 साल का मेरा कार्यकाल था, एक एक गैंग बीन करके सबका सफाया हुआ। ऐसा कोई गैंग बचा नहीं था जो कि मेरे कार्यकाल में जिसको जो है जहन्नुम न भेजा हो मैंने। सर, इस गैंग की आप बात कर रहे हैं, ये सर गैंग इतने बड़े बनते कैसे हैं? क्या कानून का डर नहीं है या फिर इन्हें राजनीतिक श्रेय प्राप्त होता है? आपके प्रश्न का मैं सिलसिलेवार उत्तर दूंगा कि गैंग अकस्मात आपने देखा आसमान से नहीं टपकते हैं। एक तो उनको शेल्टर मिलता है, शेल्टर मिलता है कि जब इलाके की टोपोग्राफी होती है, कुछ जातीयता का भी, जैसे आगरा वगैरह में था तो वहाँ भी जो मैं अगर कहूँ कि मलखान सिंह, माधो सिंह, मोहर सिंह
इस तरीके के गैंग का वर्चस्व था। तो एक बिरादरी का मूक सहमति अगर मैं कहूँ कि नहीं होती तो बिल्कुल होती है। इसी तरह की इस एरिया में भी एक मूक सहमति होती है। जातीयता का बीहड़ और जिले की टोपोग्राफी का बीहड़, दोनों बीहड़ों के कारण हथियार, आप कहेंगे बिना हथियार के, तो एक उसकी ब्लैक मार्केट का एरिया रहता था। बांग्लादेश 71 वॉर के बाद इतने हथियार ग्रे एरिया में आ गए थे, इनको देने वाले मिडिलमैन इनकी कोई कमी नहीं थी। डकैती एक बहुत बड़ा व्यवसाय हो गया था। डकैती के साथ साथ फिरौती के लिए अपहरण। आगरा में तो यहाँ तक हुआ था कि एक दस्यु गिरोह गया, स्कूल में सुना था कि एक बहुत बड़े आदमी का बेटा किसी क्लास में पढ़ता है तो पहचान नहीं पाए तो पूरे क्लास का ही अपहरण कर लिया। इतना आसान था? इतना आसान था उनके लिए। उसके बाद चिन्हित किया, 30 बच्चों से 40 बच्चों से पूछा ये कौन है, मान लीजिए कि राकेश कौन है, राकेश कुमार। जब पता लगा तो बाकी 29 को छोड़ा, राकेश कुमार से हुआ, फिरौती ली और फिर छोड़ा। तो उसको महिमा मंडित करना, और आप ये कहते हैं कि राजनीतिक संरक्षण नहीं था, ये संभव ही नहीं है। आप कहते हैं ददुआ ठोकिया, और ये उसके जो परिवार के ददुआ ठोकिया के जो हैं तब भी संरक्षण था। जब ये दस्यु थे, मोहर लगेगी ABCD में नहीं, गोली लगेगी छाती में, याद कर लें आप। ये सरासर जो है नग्न समर्थन, वो क्योंकि वो अपनी पार्लियामेंट की सीट और 2-3 असेंबली सीट निकालना उनके लिए कोई बड़ी चीज नहीं थी। तो आपको राजनीतिक संरक्षण भी मिला। इसके मद्देनजर आरंभ जब इच्छा शक्ति दृढ़ हो गई, जब इच्छा शक्ति होगी, जैसे मीटिंग होती थी बड़े लेवल पे, हमको साहब ये करना है, हमको साहब वो करना है, हमको साहब इनको उन्मूलन करना है। तो मैं तो बहुत जूनियर था, मैं कहा कि सर पहले एक तो ये तय कर लें कि क्या हमको मीटिंग करके मिनट्स बना करके केवल कसम उतारनी है कि हमने मीटिंग कर ली और मिनट्स बना करके सर्कुलेट कर दी, उसके बाद गुलाब जामुन समोसा खा के अपने अपने गंतव्य पे चलेगा। अगर ये करना है तो बात कर। अगर हम गंभीर हैं तो आपको कैसे लग रहा है कि हम गंभीर नहीं? हमने कहा हमने जो ऑपरेशनल बातें वो तो हमने की ही नहीं। ऑपरेशनल बातें की नहीं, हमने बस ये कहा कि हाँ हमने बिल्कुल कमर कस ली है और जहाँ कहीं भी अगर कोई ढील होगी तो हम बिल्कुल कहर बन के टूट पड़ेंगे। लेकिन ऑपरेशनल प्लान क्या है? और अगर मैं कहीं पर SSP हूँ, कहीं पे कोई थाना अध्यक्ष अगर रिजल्ट डिलीवर नहीं कर रहा है, क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? और अगर किसी पुलिस अधिकारी के ऊपर ये आरोप है कि वो गैंग से मिला हुआ है और उनसे माहवारी लेता है, उसके ऊपर कार्रवाई होगी? ये वो मालूम पड़ता है कि वो दत्तक पुत्र है किसी VIP के, उसके खिलाफ एक्शन नहीं होगा। तो पहले ये तय कर लें। ये तय करना सर इतना आसान होता है? करना पड़ा क्योंकि हमने फिर ये नहीं कहा 1 to 1 बात हम नहीं करेंगे, हम सबके सामने बात कर रहे हैं। अगर ये करना है तो मैं आपके साथ हूँ, नहीं करना है तो फिर ठीक है, दोबारा मीटिंग होगी। अगली बार चमचम और वो खस्ता आएगा, दीवारा आएंगे तो सैंडविच और पेस्ट्री आएगी। यही होता रहेगा, गैंग वैंग नहीं मारा जाएगा। सर जिस टेम्परामेंट के अधिकारी आप रहे हैं, ऐसे टेम्परामेंट में दुश्मन ज्यादा बनते हैं, तो आपके कौन कौन से आपको लगे कि आपके दुश्मन बनते जा रहे हैं? खूब दुश्मन बने, सबने यही कहा था जो कहते थे। अब आपने याद दिलाया तो मुझे याद है, खूब एनोनिमस कंप्लेंट उस जमाने में पड़ती थी। एक एनोनिमस कंप्लेंट की ये, हे महाराक्षस चांडाल विक्रम सिंह, तुम हमारा खून पीना चाहते हो। धुंधली हो रही यादें। अच्छा। लेकिन मैं बता दूं, अगर तुमने मुझे मारा तो मैं प्रेत बन के तुम्हारा खून पीऊंगा। ऐसे अनाउंसमेंट हुई थी। अनाउंसमेंट के बाद चिट्ठी लिख के सबको भेजी थी। ओके। महाराक्षस चांडाल कि तेरा नाम ही विक्रम सिंह है, तू मेरा बेताल कंधे पे लेकर के चलेगा। एक सामने लिखा था, ये इतना मरकहा साड़ है, ये जो भी आज सामने दिख जाता है इसको अपनी सींग पे उठा के पटक देता है। मुख्तार अंसारी और 1-2 माफिया ने कहा कि ये मेरी जान के प्यासे हैं, अगर मेरी हत्या होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी विक्रम सिंह की मानी जाए। ठीक? कहाँ लोग जजेस रिक्यूज कर लेते थे कि हम इनका मुकदमा नहीं सुनेंगे। कहीं किसी जेल में जहाँ ये लोग बंद रहते थे, DM SSP ये कहते थे कि हमें अपने अपने परिवार की जान का खतरा, मेरा तबादला कर दिया जाए। और कहाँ वो कहते थे कि मेरी हत्या ये करवा देंगे, और अगर मेरी हत्या होती है, असामयिक मृत्यु होती है, उसका पूरा उत्तरदायित्व विक्रम सिंह का माना जाए। उनका ठीक, अच्छा है, इसको मैं एक मिनी मेडल मानता हूँ, अलंकरण मानता हूँ। हाँ, ये कह देते कि मेरी तो दांत काटी रोटी है, मैं तो रोज उनके साथ बैडमिंटन खेलता हूँ, साहब ने मेरे लिए मछली का तालाब खुदवा दिया तो मेरे लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने का काम होता। अब आप आइए, DGP से तो ऊपर कोई होता नहीं। DGP कोई बनता है यूपी में, ऐसा होता है कि शायद 6 महीने से 12 महीने तक का एक औसत टेन्योर होता है। 12 महीना बड़ा अच्छा माना जाता है। जब 12 महीने हो गए, जब 24 महीने हो गए, तो अंडरवर्ल्ड ने कहा हम तो भाई
लगता है कि मेरा स्वयंवर ही नहीं होगा, ये पता नहीं कब तक छाती पे मूंग डलेगा। तो एक दिन मैं दफ्तर में बैठा था, तो आईबी वाले ऑफिसर्स आए, स्टेट इंटेलिजेंस की, साहब सर हमें जरा आपके घर का मुआयना करना है। और हमने कहा मुआयना क्यों करना है? कि सब कुछ इनपुट आया है फॉरेन से कि कुछ स्नाइपर आएंगे जो आपकी हत्या करेंगे। और इसीलिए हम देखते हैं क्योंकि हाई राइज बिल्डिंग आपके डीजीपी रेजिडेंस के अगल बगल है, उनकी छतों को कवर करना है और आपके जितने भी शीशे हैं उनको बुलेट प्रूफ करना है। उन्होंने कहा आप आइए, चाय पीजिए, सर्वे करना चाहे सर्वे कर लीजिए, लेकिन न यहाँ बुलेट प्रूफिंग होगी और न यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा इंतजाम होगा। मुझे मालूम है मुझे क्या करना, क्या सावधानी बरतनी, मैं बरत लूँगा। और गोली चलेगी तो दोनों तरफ से चलेगी, सिर्फ एक तरफा गोली नहीं चलेगी। और फिर ये देखा जाएगा कि किसकी कौन ज़्यादा अच्छा जो है अपना हथियार और गोली चलाने में ज़्यादा किसमें महारत है। मैंने न बुलेट प्रूफिंग कराई, न कोई एक्स्ट्रा सिक्योरिटी ली और बात वहीं गई। लेकिन आपने कहा कि अगर डीजीपी स्तर पे भी मालूम पड़ता था कि आपकी हत्या का इंतजाम हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि ज़रूर आपने कोई जनहित में कोई ठीक ठाक काम किए हो कि बाहर से स्नाइपर बुलाए जा रहे हैं आपकी हत्या के लिए। सर, मुख्तार अंसारिया केस, इसके बारे में कुछ बताइए, कितना चैलेंजिंग रहा इस केस को पे काम करना? बहुत चैलेंज। मुख्तार अंसारी का बड़ा फॉर्मेडेबल गैंग था, व्यापार में भी, राजनीति में भी, और उसके गैंग को बहुत फॉर्मेडेबल। मुन्ना बजरंगी, मुन्ना बजरंगी को जब मैं एसटीएफ पे था तो मुन्ना बजरंगी, आप जहाँ पे बैठी हैं वहाँ से समयपुर बादली एक थाना है दिल्ली में, वहाँ से वो आ रहा था, ट्रेल हो रहा था। तत्कालीन इंस्पेक्टर राजपाल सिंह दिल्ली के स्पेशल सेल के, वो दिल्ली पुलिस को लीड कर रहे थे। हमारे ये अविनाश मिश्रा इंस्पेक्टर लीड कर रहे थे। अब दिल्ली पुलिस का हाथ शायद उतना मजबूत, हम लोग का जितना एक्सपीरियंस था इनकाउंटर वगैरह का उतना नहीं था। अब बड़ा भारी टारगेट था, मार भी दिया। लेकिन ये होता है जब आपको इनकाउंटर करने तो ये देख लीजिए कि वाइटल पार्ट पे गोली लगी हो, चेक कर लीजिए कि सांस चल रही है कि नहीं, पल्स देख लीजिए, पुतली देख लीजिए, और जब हो जाए तो आधा घंटा रुक जाइए। लेकिन इन्हें ये लगा कि जो लाश लेके पहले जाएगा सारे अलंकरण उसी को मिल जाएंगे। तो हमारे लेट राजवीर सिंह साहब ने उनकी लाश उठाई और लेके भागे सेंट स्टीवंस मॉर्चुरी में और वहाँ ले जाके डाल दिया। तो जैसे आप बैठी हुई हैं, उन्होंने कहा हमने ये बहादुरी का काम किया और हमने मुन्ना बजरंगी को मार दिया थोड़ी देर में। जिसको लाश समझते थे वो खड़ा हो गया, बचाओ बचाओ बचाओ, हमें मार देंगे फर्जी मुठभेड़ में। यूपी पुलिस वाले, क्योंकि उसको मालूम था कि दिल्ली पुलिस के साथ हम ऑपरेशन कर रहे हैं। उसके बाद उसकी पत्नी, जिसका नाम डॉक्टर सीमा सिंह, सुल्तानपुर रहने वाली लड़की है, उसने अजय राज शर्मा, तत्कालीन एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, मेरे ऊपर और दिल्ली स्पेशल एसएन श्रीवास्तव के ऊपर हत्या का मुकदमा लिखाने की कोशिश की। मुकदमा दायर कर दिया। खैर हम लोग लड़े, बहुत दिन तक लड़े, और अभी तक लड़े जब तक कि मुन्ना बजरंगी की हत्या जेल में नहीं हो गई। जी। पर जेल में हत्याएं कैसे हो जाती हैं? हत्या कहाँ नहीं हो सकती है? आपको जैसे अगर मैं ये बता दूं, अब बताना नहीं चाहूँगा क्योंकि आपका बड़ा लोकप्रिय चैनल है, मेरे पास कोई हथियार नहीं है, लेकिन जूडो में एक कला होती है, अपने बदनी हथियारों के द्वारा दुश्मन के बरखिलाफ कार्रवाई करने को जूडो कहते हैं। और उसमें निंजा वॉरियर्स को कुछ टेक्निक सिखाई जाती है जो कि मैं नहीं बताऊंगा। कुछ प्रेशर पॉइंट्स बॉडी में होते हैं कि अगर आप सिर्फ इसको चोक कर दें और तो आक्रमण कर लें। कैसे? थोड़ा सा आप लड़की इसमें बता दूं, कोहनी का और घुटने का इस्तेमाल कर लें तो ये फेटल हो सकती है। अब जेल में आप आ जाइए, जेल में अगर आप आती हैं, अगर भ्रष्ट जेल तंत्र है, जो कि है 100% नहीं 200% है, तो हथियार तो वैसे भी आ जाएंगे अंदर। और वैसे भी वहाँ ऐसे खलीफा कलाकार होते हैं कि आपके तावे और चिमटे को आपके जो आयरन फाउंड्री होती है वहाँ कटवा करके स्टैबिंग नाइफ बनवा देंगे, या फिर और कुछ नहीं तो बाकी मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि आइडियाज़ लोगों को मिल जाएगा। लेकिन जहाँ पर उदासीन हो जाते हैं वहाँ सीसीटीवी ऑफ हो जाता है और 2-4 लोग मिल करके उनकी कर देते हैं वैसे ही, जैसे ये तो जूडो के हिसाब से या स्ट्रैंगुलेशन से, या फिर हथियार जैसे मुन्ना बजरंगी किसी ऐसे तरीके से नहीं हुई जैसे मैंने बताया, सोफिस्टिकेटेड हथियारों से हुए। सोफिस्टिकेटेड हथियार ऐसे थोड़ी कि मतलब कोई परी आकर के दे गई हथियारों के हाथ में। रिश्वत के बल पे और भ्रष्टाचार की बुनियाद के ऊपर श्वेता जी ये पूरी कार्रवाई हुई थी। शर्म आनी चाहिए। ऐसे तिहाड़ में सुकेश चंद्रशेखर बैठा हुआ है और दुनिया की सारी हीरोइन आके मिल रही हैं, सारे उनके दंतफंद हो रहे हैं, रोग ऐप्स उनको मिल रहे हैं, और जो स्पूफिंग ऐप होता है, होम सेक्रेटरी बन करके सुकेश चंद्रशेखर ने करोड़ों करोड़ों रुपए उगाए। मुझे बताया जाता है करीब 200 करोड़ रुपए उसने जेल में बैठे बैठे उगा लिए। अब 200 करोड़ अगर उगाए तो कुछ हीरोइंस को दिए, कुछ जेल स्टाफ को दिए। लेकिन आज तक आप ये बता दीजिए किसी जेल स्टाफ का आपने मुकदमा लिख करके उसको
जिस जेल में वो सुपरिंटेंडेंट था उसी जेल में आपने नहीं डाला होगा। होना यही चाहिए कि जहाँ पर ये हो रहा है, जेल सुपरिंटेंडेंट तो तमाम अधिकारी जो उस सेल के इंचार्ज थे, मुकदमा लिख के उनको जेल भेजें, उनकी चल अचल संपत्ति करें कुर्क, बर्खास्त भी तो अपने आप ही हो जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं कभी। हम लोग वही हल्के फुल्के सजा दे करके मामले को रफा दफा, क्योंकि उसके लिए किसी को दंड देने के लिए आपको खुद पाक और साफ होना पड़ेगा। अगर आप खुद पाक साफ नहीं, बराबर के हिस्सेदार हैं, कहीं ऐसा न हो कि आपने किसी को ऐतिहासिक सज़ा दी तो ऐतिहासिक सज़ा देने के बाद उसका भी ग्रामोफोन का रिकॉर्ड बनने लगे कि साहब हम तो छोटे कर्मचारी हैं, हमने तो 100 रुपये, लेकिन ताऊ जो सामने बैठे हैं उन्होंने तो 50,000 रुपये लिए। पूरा एक नेटवर्क है। पूरा नेटवर्क है, इसीलिए मारे डर के कोई करता ही नहीं। लेकिन अब समय आ गया है और आपके चैनल के माध्यम से मैं चाहूँगा जेल की सफाई करा लीजिए। बड़े बड़े राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय गैंग जेल की सलाह के पीछे बैठ करके फिरौती और पूरा अपना साम्राज्य बड़े ऐश और आराम से चला रहे हैं। सर अगर जेब में पैसा हो तो जेल में सब कुछ पॉसिबल है। बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल। सारी सुविधाएं, सब कुछ। नहीं, उसका रेट बड़ा स्ट्रक्चर्ड है। ये बेईमानी बड़ी ऑर्गेनाइज तरीके से बड़े ये बेईमानी बड़ी ईमानदारी से होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कुटाई ना हो, आपकी मारकूट ना हो, तो आप उसका रेट अलग होता है। और अगर उसके बाद आप चाहते हैं कि भाई ठीक है, आपका ठीक ठाक खाना मिल जाए, वो मिल जाए, घर का खाना आ जाए, तो उसका रेट अलग है। अगर आप कोई और सुविधा चाहते हैं, जैसे मादक पदार्थ आदि है, घर का खाना है, उसका रेट अलग है। आप चाहते हैं कि आपको बिछौना आदि थोड़ा प्राइवेसी के साथ मिल जाए, उसका रेट अलग है। एवरीथिंग इज वेरी स्ट्रक्चर्ड, जैसा मुझे पता लगा, क्योंकि हम लोग के इन्फॉर्मर्स जेल में रहते हैं, हम लोग के इन्फॉर्मर, और वो सब हम लोग को आके बताते हैं। लेकिन कहने के बावजूद कोई उसमें कोई बहुत सुधार हुआ नहीं। और मैं सिर्फ तिहाड़ की बात नहीं कर रहा, मैं जेल की जब बात कर रहा हूँ तो समस्त जेलों की बात कर रहा हूँ। मुख्तार अंसारी की आपने बात की, उसके लिए तालाब खोदा गया गाजीपुर जेल में, उसमें मछली डाली गई कि भाई को अगर आधी रात को ताज़ी मछली चाहिए तो उस तालाब से निकलेगी। और वहाँ पर जाकर के गाजीपुर के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट साहब उनके साथ शाम को बैडमिंटन खेलते थे। तो जब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ही मुख्तार अंसारी के साथ बैडमिंटन खेलेंगे तो कौन किसको टोकेगा? जेल से इतना आसान है खुलेआम ये सब चीजें करना? खुलेआम हुआ था। बेशर्मी यही है कि जब कहा जाता है, अब ये तो कहना, ये तो जब जिंदा थे तब ये आलम था, मरने के बाद गरीबों के मसीहा, रॉबिन हुड, गरीबों के हमदर्द, उगते हुए सूरज। मैं इन सभी से ये पूछता हूं कि एक कविता थी, लोकतंत्र के लुच्चों तुम क्या अंधे हो गए हो? मुख्तार अंसारी, अतीक और अशरफ के अलावा तुम्हें कोई ऐसा गाइड पोस्ट नहीं मिला? क्या तुम्हें अमर शहीद अशफाक उल्लाह खान, उनके बारे में तुम्हें मालूम है कहाँ दफन किए गए हैं? भारत रत्न APJ अब्दुल कलाम साहब, भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान साहब, ब्रिगेडियर उस्मान साहब, हमारे आइकॉन्स ये हैं। जिन चुट्टे उचक्कों को तुम जो हो अपना मानते हो, रॉबिन हुड और गरीबों के मसीहा, ये मैं कह रहा हूँ चुट्टे थे, चुट्टे हैं और जिंदगी भर चुट्टे ही रहेंगे। और ये तुम अपनी देखो, तुम्हारी मजबूरी क्या है कि इन चोटों की चप्पल तुम अपने सर पे लेके चल रहे हो। सर ये इतने बड़े बनते कैसे हैं? मसीहा भी बन जाते हैं, पॉलिटिकल संरक्षण भी है, लोगों को भी पता है, लोग भी झेल ही रहे होते हैं, बट फिर भी ये इतनी बड़ी पिक्चर नहीं कैसे बन जाती है? आप बताइए, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप गेस कीजिए, क्या इनकी शक्ल देवानंद की तरह? बिल्कुल नहीं। क्या इनके कर्म ऐसे थे कि लोग विनोबा भावे को भूल जाए? केवल लॉज ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, करोड़ों अरबों। शाइस्ता खान तो अभी भूमिगत है, शाइस्ता परवीन 1500 करोड़ की मालकिन है, कहते हैं मरा हाथी भी 1.25 लाख का होता है। अब जब इतनी जेब में दम है आपके, तो जो बोले उसके मुंह में नोट ठूस दो, लोगों को रिश्वतें दो, रिश्वतें दे करके तुम ये कह दो कि जाके तुम्हारा कुत्ता जो है जाके मुख्यमंत्री से हाथ मिला सकता है। तो आप समझ सकती हैं कि सारा जो अर्थशास्त्र का जो नियम है उसके अंतर्गत पूरे सिस्टम को आपने हाईजैक कर लिया था। सर एक ये भी स्टोरी आती है कि मुख्तार अंसारी को जेल में स्लो पॉइजन दिया गया था, क्या ये सच है? बिल्कुल सच नहीं है। उसका पोस्टमार्टम हुआ था, पोस्टमार्टम के बाद उसमें जो कि वीडियोग्राफी भी हुई थी, एक जुडिशल कमीशन और मजिस्ट्रेट इंक्वायरी भी हुई थी। लोग अफवाह बहुत फैलाते हैं। अब कुछ कहते हैं कि नहीं साहब, वो दरअसल एक जिंदा पीर थे, वो फरिश्ते थे, जो फरिश्ते कहते हैं, जो कहते हैं तो करें जा करके। लेकिन जब हमारे सिस्टम जो संवैधानिक व्यवस्था थी उसके अंतर्गत हुआ, तो लार्जर देन लाइफ पेंट करने में ये उन्हीं स्वार्थी तत्वों का लाभ होगा जो कहते थे कि ये साहब फरिश्ते हैं, गरीबों के मसीहा हैं, रॉबिन हुड हैं, वो इनको लार्जर देन लाइफ।
हकीकत यह है कि वो हत्यारा था। जिस तरीके से नंद किशोर रुंगटा की उसने हत्या की निर्मम, जिस तरीके से कृष्णानंद राय की हत्या करवाई, मैं समझता हूं कि उसके बारे में तारीफ का एक शब्द भी हराम है। सर, मुख्तार अंसारी के केस में आपके ऊपर कोई पॉलिटिकल प्रेशर जो बहुत ज़्यादा रहा हो? मेरे ऊपर कभी किसी का कोई प्रेशर रहा नहीं आज तक, क्योंकि मालूम था मुझे क्या करना, मेरा गंतव्य मालूम है। और ये कहते हैं देख लीजिए के अलावा किसी ने कुछ कहा वहाँ नहीं। लेकिन मैं बिल्कुल देख लूँगा। तो ये अक्सर ऐसे होता था कि हमारे जो अफसरा होते थे जिनके साथ जिन्होंने मुझे ट्रेन किया, जो मेरे गुरुजन थे, तो उनको भी किसी ने कहा था देख लीजिएगा। उनका अभी तक तो मैं नहीं जानता था, अब मैं इसको बिल्कुल ठीक से देखूंगा खुर्दबीन लगा करके। उनका बड़े बाबू ये फाइल बड़ी महत्वपूर्ण है, इसके बारे में लखनऊ से फ़ोन आया कि इसको देखना है, आज ले आइए। उसमें यह था कि दरोगा जी बलात्कारी थे, उनका सस्पेंशन होना था, तो उनका देख लीजिएगा क्योंकि ये किसी वीआईपी के साले साहब हैं। उन्होंने मैं देखूंगा, अन्याय नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अन्याय नहीं होगा। और उन्होंने डिक्टेशन देना शुरू किया कि मैंने फाइल का अवलोकन किया, इन्हों के द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाए गए, मैं इनको तत्काल सेवा मुक्त कर रहा हूँ। उनका बुलाइए इंस्पेक्टर कोतवाली को, चूंकि क्रिमिनल केस भी है इसलिए गिरफ्तार नहीं हुए, बाहर खड़े हैं सादे कपड़ों में, इनको ले जाइए जेल में बंद कर दीजिए। फिर उन्होंने मेरे सामने ही फ़ोन किया, सर मैंने वो केस देख लिया। उनका मुझे यही उम्मीद थी कि आप तो मेरे बड़े ख़ास हैं, आपने और क्या बहाल कर देंगे? बहाल क्या होता है? उसको मैंने डिसमिस कर दिया। हे भगवान, मैंने तो उम्मीद की थी कि मेरे परिवार का साथ कुछ देख लेंगे, देख ले तभी तो मैं कह रहा हूँ। और जेल भेज दिया। तो अब मुझे कुछ नहीं कहना है। तो मैं ऐसे ही अधिकारियों के बीच में मेरी परवरिश हुई है। अगर आपने कह दिया देख लेते, मैं वाकई देख लूँगा। मैं एक जनपद में एसएसपी था, वहाँ पर सत्तारूढ़ दल के एक एमएलए साहब ने कहा था कि साहब मेरे गांव का है, ये दूर का रिलेशन है, मैं भेज रहा हूँ, उसके साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, देख लीजिएगा। उनका बिल्कुल भेज दीजिए, मैं तो देखने ही के लिए बैठा हूँ। तो जैसे आप बैठी हैं वो आए बैठे, उनका आपका शुभ नाम, उनका मेरा नाम ये है। उनका नाम तो बड़ा जाना पहचाना लग रहा है। तो फाइल वगैरह होती थी, लैपटॉप तो होते नहीं थे। गैंग चार्ट में देखा सीरियल नंबर 6 पे तो आपका नाम है, आपके ऊपर तो सस्ते के ज़माने में 25,000 का इनाम है आपके ऊपर। उनका हाँ साहब वो बिल्कुल फंसा दिया था, बिल्कुल रंजिशन मेरे ऊपर 4 मुकदमे ला दिए, उसके बाद इनाम भी करा दिया। और अब साहब देखें मुझे बिला वजह परेशान किया, तभी तो नेताजी ने आपको फ़ोन किया। कहना नहीं बिल्कुल हम देख लेंगे। इंस्पेक्टर साहब बुलाइए ज़रा। भाई देखिए ये गैंग चार्ट में इनका नंबर 6 नाम है और ये कह रहे हैं इनके साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही, आप देख लीजिएगा। उनका बिल्कुल ठीक है, इसे भी देख लिया। हाँ लेके गए। बात आई गई होगी, शाम को उन्होंने कहा कि सर वो आपने कहा था कि इनको देख लें, तो वाकई बड़ा शातिर बदमाश था, मैं ले जा रहा था, उसने धींगा मुश्ती की, मेरी पिस्तौल छीनने की कोशिश की, मुझे अपनी आत्मरक्षा में गोली और उसका इनकाउंटर हो गया। उसके बाद नेताजी का फ़ोन है कि भाई आपने बड़ा अच्छा देख लिया। मैंने कहा देख लिया आपने तो उसकी इनकाउंटर कर देगा, मैंने क्या किया? आप फैदान तो हुई किसी को कि इंस्पेक्टर की हत्या करें, आप प्रयास करें और वो जिंदा बच जाएगा? बिल्कुल नहीं बचेगा, और किसी मुकालते में न रही आप। सर, फेक इनकाउंटर होते हैं? बिल्कुल होते हैं। आपने देखा कितने लोग सज़ा पाए हैं। फेक इनकाउंटर भी होते हैं, और फेक इनकाउंटर एक बदनुमा धब्बा है पुलिस की वर्दी के ऊपर। उसी एटा में बालिस्टर सिंह साहब एक हमारे कांस्टेबल से आर्म पुलिस के डिप्टी एसपी रिटायर हुए। तो ऐसे लोगों को कि लल्लू हाँ बच्चे को कहते हैं, लल्लू इनकाउंटर करो लेकिन सही इनकाउंटर करो, दौड़ा के रगेद के चौड़े में, बिल्कुल सही है, लेकिन पकड़ करके वहाँ तो औलाद अपाहिज हो जाएगी, वो श्रापित हो जाता है इनकाउंटर। और आपने देखा यूपी पुलिस में भी 1-2 कन्विक्शन कोर्ट्स ने किए हैं। पंजाब में तो लोग आज भी जेल में हैं फर्जी इनकाउंटर में। तो आपका सब मैं ये कह दूँ फर्जी इनकाउंटर होते हैं। और झांसी का तो एक इतना ज़्यादा बदनुमा धब्बा था कि वो तो पैसे तय कर रहा था इनकाउंटर करने का। मैं जानना चाहूँगा कि अब तक वो बर्खास्त हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि ऐसे पापियों को मैं इनको भी कहता हूँ कि ये पुलिस वर्दी में डकैत और हत्यारे हैं, इनका डिसमिसल भी ज़रूरी है। इनकाउंटर कीजिए मगर सही इनकाउंटर कीजिएगा, वरना वो हत्या है। और जनता को ये अधिकार है ऐसे हत्याकांड में हत्या का मुकदमा लिखा दें, ये आपका अधिकार है, और प्रोसिक्यूट करवाएं। सर, आपके इनकाउंटर को लेके एक स्टेटमेंट थी कि इनकाउंटर हो जाते हैं, किए नहीं जाते, कैसे? इनकाउंटर किन धाराओं में होते हैं पहले आप ये देखिए। आईपीसी की धारा 96 से लेकर धारा 106
राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, और जहाँ तक जो नई आपकी भारतीय न्याय संहिता है उसमें आपके शायद 34 से 44 कि अपनी या किसी और की जान माल की रक्षा करने के उद्देश्य से न्यूनतम बल प्रयोग किया जाए, वो इनकाउंटर होता है। इनकाउंटर किया तब जाएगा जैसे आप पुलिस ऑफिसर हैं और आपको ये लगा कि मेरा इनकाउंटर करना है, कान पकड़ के कॉलर पकड़ के ले गई, अंधेरे का इंतजार किया और कहा भाग, और 4 गोली मार दी, हो गया इनकाउंटर। उसको किया जाता है, वो फर्जी इनकाउंटर है। इनकाउंटर वो होता है कि हम जा रहे हैं, हमें सूचना है कि चरमपंथियों की, डकैतों की, हत्यारों की एक जो है किसी तरीके के जो शातिर अपराधी बैठे हैं, हमने 3 जगह जा करके घेराबंदी की, एम्बुश लगाया, 2 जगह नहीं, 1 जगह मालूम पड़ा कि है, हमने देखा संदिग्ध हैं और कुछ संदिग्ध अवस्था में ये या तो हमें मालूम पड़ी या इन्फॉर्मेशन, तो हम उनको कहेंगे आप सरेंडर कीजिए। सरेंडर करने के कहने के भी तो उन्होंने कहा सरेंडर नहीं करेंगे, और रियल लाइफ कहते हैं अब तो हाकिम सील है के जाएंगे। सील है के जाएंगे का मतलब होता है कि आप मुझे मारिए, मेरी बॉडी को कपड़े में सील होकर पोस्टमार्टम के लिए ले जाइए। तो सील है के जाएंगे, अब गोली चलाओ, तो गोली चलती है और अपनी आत्मरक्षा में न्यूनतम बल करते हुए गोली चली और उसमें वो एनकाउंटर हो गया। तो आप समझते कोई चीज़ प्लान्ड नहीं होती, किया नहीं जाता, ये हुआ, हो जाता है। हाँ ये हुआ, और उसके लिए शौर्य चाहिए, क्रिमिनल इंटेलिजेंस चाहिए और शारीरिक मादा होना चाहिए कि राइफल और राउंड्स लेके आप लीड कर सकें आगे, क्योंकि अगला जो है वो हो सकता है आपसे ज़्यादा अच्छी राइफल चला ले, आपसे ज़्यादा शारीरिक रूप से वो समर्थ हो, हृष्ट पुष्ट हो, तो आपके लिए लेने के देने पड़ जाएंगे। ऐसा ना हो कि गए थे 24-26 बनने, दुए भी नहीं रहे, इनकाउंटर आप ही का हो गया, कैजुअलिटी हो गई आपकी। सर, आपके कार्यकाल में एक और नाम बहुत चर्चित रहा, अतीक अहमद का। कितना खौफ था अतीक अहमद का? ये तो बाहुबली थे, इनका इतना खौफ था कि जिस तरीके से इन्होंने अपना साम्राज्य चलाया, 1962 की इसकी पैदाइश और 1979 में इसका पहले हत्या इसने की, और उसके बाद से इसके ऊपर 100 से ज़्यादा हत्या, जबरन प्रॉपर्टी पे कब्जा, जबरन धन वसूली, एक्सटॉर्शन, इस तरीके के 100 से ऊपर इसके ऊपर केसेस थे, 100 से ऊपर केसेस थे। और एक गैंग इसका था IS 277, IS 277 इसके गैंग के ये रजिस्टर्ड गैंग था। अब गैंग की लिस्टिंग कैसे, जैसे जिले लेवल के होते हैं तो डिस्ट्रिक्ट D39 विद्याराम गैंग, फिर इंटर रेंज हो, 2 रेंज में जैसे मान लीजिए एक क्रिमिनल है वो नोएडा में भी ऑपरेट करता है और कानपुर में, तो इंटर रेंज हो गया। लेकिन जो पूरे भारत का लेवल का खिलाड़ी है तो उसका इंटरस्टेट, ये इंटरस्टेट वाले थे इस लेवल के। और तो IS 277 इनका गैंग चार्ट था, 100 से ऊपर इनके केस थे, और हत्या करने का तौर तरीका इनका ये था कि पहला इन्होंने मारा, इस्लाम अहमद की हत्या इन्होंने की थी जब ये केवल 19 साल के थे, 1979, जब ये 19 साल के थे। उसके बाद इन्होंने की अपने गुरु चांद बाबा की, इलेक्शन खड़े हुए थे, इनको ये रंजिश थी कि इलेक्शन में मुझे जीतना चाहिए, तो चांद बैलेट काउंटिंग के 2 दिन पहले इन्होंने चांद बाबा की हत्या की। हत्या करने के बाद एक जग्गा नाम का इनका प्रतिद्वंदी था जो मारे डर के मुंबई भाग गया, तो ये चाहते तो जग्गा को मुंबई में मरवा सकता था, लेकिन जग्गा को मुंबई में नहीं मरवा करके इन्होंने जग्गा को बुलवाया कि भाई अब ठीक है, हम तो पॉलिटिकल आदमी हो गए हैं, तो आओ। और इसके बाप फिरोज जो था तांगा चलाता था, इसको जो गद्दी कहते थे, दूध का काम करते थे, उनको गद्दी कहते थे। तो इसने बुलाया, टॉर्चर चेंबर में ले गया, और जैसे घोड़े मारने का चाबुक होता है जिसको आप हम कहते हैं खाल खींच ली, इसको इतना मारा जग्गा को, उसकी खाल पूरी उतर गई और पूरी शरीर के लोथड़े को ले जाके फेंका उसके घर के सामने जग्गा को। फिर एक और मर्डर इसने किया कि इसके घर के सामने किसी ने बहुत ही अट्टालिका बहुत ही भव्य बनवाई, जिनको ये बुरा लगा मेरे घर के सामने ही इतनी भव्य अट्टालिका, तो ईद के दिन अशरफ ने टेलीस्कोपिक साइट से उसकी हत्या कर दी। और ये आम बात थी तब तत्कालीन इलाहाबाद में, ओवरटेक करने में कोई अगर आगे आगे पहले ओवरटेक कर लिया तो उसकी हत्या हो जाती थी। ये हत्या करना इतना आसान था सर? कानून क्या कर रहा था उस वक्त? कानून तो मैंने किसी और पॉडकास्ट में ये कहा था, तत्कालीन SSP, DM, DIG, IG, कमिश्नर, सबकी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। आपके बड़े प्रयास करने होंगे कि जब आपने एक नाली के कीड़े को अजगर होने का मौका दिया, आप कहते तो आप होते तो क्या करेंगे? मैं तो रोज कहता कि आज मेरे नाश्ते का क्या इंतजार है, मैं देखता था कि ऐसे कोई मिल जाए ग्राहक तो मैं पहले इनको निपटा लूं, क्योंकि मेरा एक शौक है, मेरी जिंदगी में और कोई शौक नहीं है। जो सबसे बड़ा अपने को तुर्रम खां समझता है उसको निपटाना ही मेरा शौक था। तो अब अगर ये नाली का कीड़ा अजगर बना तो जाहिर है कि
कुछ तो माल टाल तुम्हारे पास भी गया होगा, ऐसे तो हुआ नहीं कि परोपकार के दृष्टिकोण से आपने इसको बनने दिया। और ये चीज़ अब मैं यही कहता हूँ, तत्कालीन जो भी अधिकारी थे उनकी जांच होनी चाहिए। इलाहाबाद से अगर आप वाकिफ़ हो तो वहाँ पारसी फैमिली थी, माननीय स्वर्गीय फिरोज गांधी के परिवार की थी। आप समझ सकती हैं कि इंडिया की नंबर 1 फैमिली के रिलेशन में थे। उनका पैलेस थिएटर था जो अंग्रेज़ों के ज़माने का, सोफे लगे थे, लिवरी खानसामा, आपको कॉफ़ी सर्व करते थे, केक सर्व करते थे ड्यूरिंग इंटरवल। होटल फिनारो था गांधीज का। इन्होंने कहा ये हमको पसंद है, लाओ। तो सोनिया गांधी जी ने जब बात करके अतीक से हस्तक्षेप किया तब उसकी कुदृष्टि वहाँ से हटी। ये इसका टेरर था और बनने दिया गया, वरना बनने क्या दिक्कत थी। जब पहली बार उसने इस तरीके का कुछ किया, थाने बुला के उनकी खातिर तवाज़ो हो जाती है, भूल जाते हैं। मैं सही कहता हूँ, ये आपको एक बार तय करना है, या तो मैं यहाँ SSP रहूँगा, मैं यहाँ DIG रहूँगा, मैं यहाँ DM रहूँगा, या तुम रहोगे, दोनों नहीं रहेंगे। सर किस लेवल पे करप्शन है कि इतने, जैसे आप इतने छोटे नाली का कीड़ा इस लेवल पे पहुंच गया और इतना बड़ा टेरर होना, मतलब किस लेवल का करप्शन होगा? श्वेता, बहुत लंबे बड़े बड़े आयाम हैं। मैं आपके सामने एक फ़ोटो रखता हूँ। अगर वातावरण स्वच्छ और साफ है तो एक, जैसे आज का है, 2 मुख्यमंत्रियों की फ़ोटो आप लगा लीजिए। एक मुख्यमंत्री है अतीक के कुत्ते से हाथ मिला रहे हैं, नेट पे आज भी है। और एक फ़ोटो है कि योगी जी सदन में कह रहे हैं मैं मिट्टी में मिला दूंगा। उसके बाद ही उसके मौत हुई है बाद अतीक मिट्टी में मिल अहमद गए। अगर पहले कह दिया होता किसी ने मिट्टी में मिला दूंगा तो मिट्टी में मिल गए होते। लेकिन लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। भाई आपकी मजबूरी क्या है? आपकी क्या मजबूरी क्या है? वोट बैंक? क्या कि नहीं, वोट बैंक तो छोड़ो, क्या लाइसेंस से किसी बिरादरी के हो तो तुम्हें लाइसेंस टिकट मिल गया है, तुम अपराध करोगे? लड़के हैं, लड़कों से गलती हो रही है, इनके कुत्ते से ही हम हाथ मिला रहे हैं। कब तक इस तरीके का पापाचार, अनाचार और व्याभिचार, दुराचार और इस तरीके का भ्रष्टाचार चलेगा? लेकिन वो ठीक है, कालांतर में वो हुआ, आपके सामने है। लेकिन अब आप देखिएगा कि दोनों चीज़ें आपके सामने हैं। और आज यूपी में एक भी बाहुबली आपके सामने नहीं है। और कोई अगर आज की राजनीतिक व्यवस्था में कोई लाभान्वित हो रहा, कोई बाहुबली, तो हमें बताएं। सर बाहुबली पहले से मुख्तार अंसारी की मैं बात करूं या अतीक अहमद की बात करूं, बट आप आज की डेट में आप बात करें ब्रजभूषण सिंह, धनंजय सिंह, ऐसे काफ़ी हैं आपके राजा भैया, ये भी तो बाहुबली की श्रेणी में ही आते हैं। इनको बताया जाता है और ये बाहुबली की श्रेणी में, उसकी परिभाषा में आते हैं। लेकिन आप ये बताइए, जिनका नाम आपने लिया है, हमारे आपके चाहने से नहीं, लॉ के हिसाब से चलेगा। पिछले 10 साल में अगर कोई अपराध, धनंजय सिंह ने अपराध किया, जेल चले गए, भगोड़े ब्रजभूषण सिंह ने तो बकायदा ऑन एयर बोला है कि उन्होंने एक मर्डर किया है, उनका स्टेटमेंट है। हाँ, लेकिन उसका तो कोर्ट में ट्रायल चल चुका है। तो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स जो होनी थी, मैं किसी का वकील नहीं हूँ और मेरा वन लाइनर रहता है, जो बदमाश है किसी भी बिरादरी का हो वो खत्म होना चाहिए, वो चाहे कोई भी हो। और मैं फिर यही कहूँगा, अगर किसी की क्रिमिनल हिस्ट्री है और पिछले 12 महीने में किसी ने कोई अपराध किया है या जीवन में कोई अपराध किया हो और उसके पूरी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पूरी ना हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो चाहे ब्रजभूषण शरण सिंह हो, चाहे राजा भैया हो, या आपने बताया धनंजय सिंह, या कोई भी हो, जो भी हो, अगर क्रिमिनल प्रोसीडिंग है तो लॉ के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। कोई सपोज अगर जिस दिन आपने अपवाद बनाना शुरू कर दिया, एक भी अपवाद, आप ये मान के चलिए जैसे युधिष्ठिर का रथ था कि अर्ध सत्य में ही उनका रथ जो 6 इंच ऊपर चलता था जमीन पे आ गया, अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो, ये अर्ध सत्य नहीं चलता, कानून 100% पे ही चलता है। यूनिफॉर्म एप्लीकेशन ऑफ लॉ एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ। अगर आपने अपवाद बना क्योंकि ये इस बिरादरी के इसलिए इनको छोड़ दो, ये इस बिरादरी के इसलिए इनको छोड़ दो, तो आपकी चीज़ चलने वाली नहीं है। और सर विपक्ष तो कहता है ना आज की डेट में कि जाति को देखकर एनकाउंटर होते हैं सरकार में, तो क्या सच है? क्या जाति को देखकर एनकाउंटर किए जाते हैं? जिस दिन ये सच हो जाएगा ना, तो आज की जनता इतनी जागरूक है, वो चादर तान के सिसकी और आंसू नहीं बहाएगी। वो तुरंत 302 का मुकदमा लिखा करके हत्या का, जो हत्यारे की पार्टी को भेज देगी जेल। आप अगर बिरादरी बता दें, विकास दुबे सबसे ज़्यादा चर्चित है, क्या एक ही बिरादरी का था? और मैं आपको कितनी, कि मेरे पास डेटा नहीं है अभी, आप ये तो आप चेक कर सकती हैं। अभी आप ग्रॉक से पूछिए या चैट GPT से पूछिए कि यूपी में पिछले 5 साल में, 10 साल में जो इनकाउंटर हुए हैं उनकी बिरादरी बता दें। ठीक है, आरोप लगाना तो बड़ा आसान है, लेकिन आरोप इनकाउंटर जात दे के नहीं, क्राइम और क्रिमिनलिटी और हमारे ऊपर आक्रमण करने के आधार पे होते हैं। और हम लोग अपनी फैमिली प्रेस्टीज, डिग्निटी और करियर दांव पे लगाने के लिए नहीं आए हैं किसी फुटपाथ या नेता के कहने पे हम कोई ऐसा फटीचर एनकाउंटर कर दें कि हम जेल चले जाएं। नेता तो आया 5 साल के लिए, हम आए 36 साल के लिए। मैं अपने 36 साल की तपस्या दांव पे नहीं देगा किसी सड़क छाप नेता जो चूरन बेचने वाले भोंपू लेकर के बोलता है। सर व्यक्तिगत तौर पर अतीक अहमद की मौत को आप कैसे देखते हैं? क्या ये न्यायपूर्ण था या दुर्भाग्यपूर्ण था?
देखिए, कोई भी हत्या अगर पुलिस कस्टडी में होती है, लीगल और मॉरल क्वेश्चन ये है, वो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है पुलिस के कार्यकुशलता के ऊपर, व्यवसायिक दक्षता के ऊपर। और मैं घोर निंदा करता हूं आपकी व्यवसायिक दक्षता। आपको कोर्ट ने दिया था कि आप इनको सेफ कस्टडी में ले जाके जेल में दाखिल कर रहे हैं, उनकी हत्या सरेआम हो जाती है और सरेआम हो भी जाती है। आप इस पे आइए, अगर हो गई थी तो आपने क्या कार्रवाई की? आपने कार्रवाई क्या? प्रिवेंशन आप नहीं था? आपने लगता था कि कहीं गेट पास तो नहीं दे दिया था? मैं क्वेश्चन दिया नहीं, ये बात की बात है, आपने क्या गेट पास दे दिया था? दूसरी चीज ये थी, ये तो मार दिए गए। रियल लाइफ ये है कि अगर यही चीज कहीं और हुई होती तो क्या मारने वाले बच जाते? ये मैं पूछ रहा हूं। नहीं बचते। तो ये दो तीन ऐसे सवाल हैं। अब आइए हम लीगल क्वेश्चन, आपने पूछा प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्या है, अब मैं लीगल क्वेश्चन पे आ जाता हूं। एक जुडिशियल कमीशन बैठा, जुडिशियल कमीशन ने उसकी जांच की और ये व्यवस्था दी कि उसमें पुलिस की कोई त्रुटि नहीं थी। तो मैं कौन होता उसको क्वेश्चन करने वाला? जो क्वेश्चन करना चाहे जा करके पीआई दाखिल करे और सीबीआई इंक्वायरी करवा ले। ये तो विकल्प सबके पास खुला है, आपके पास भी, मेरे पास भी, आरोप प्रत्यारोप में। लेकिन जो मेरा अपना स्टैंड है, क्योंकि मैं सबसे पहले संविधान और कॉन्स्टिट्यूशनल रूल ऑफ लॉ, डेथ इन पुलिस कस्टडी अगर है तो पहले ये होता है कि जितनी भी पार्टी वहां पुलिस वालों की थी उनका सस्पेंशन होना चाहिए। लॉ कहता है, पुलिस रेगुलेशन कहता है। ये हमारे आपके चाहने से तो नहीं होता है। 150 साल से, 1861 से ये सिस्टम है कि अगर मेरी कस्टडी में कोई है और उसकी हत्या हो जाती है या वो भागता है तो सस्पेंशन होना है। क्या किसी का एक का सस्पेंशन हुआ? और अगर नहीं हुआ तो अब मैं जानना चाहूंगा। ये कुछ एक ऐसे यक्ष प्रश्न है जिसका उत्तर देना ही पड़ेगा। पुलिस कस्टडी में मौत एक गंभीर विषय है, माना मैंने, मैं उसको क्वेश्चन नहीं करूंगा। एक जुडिशियल कमीशन ने कहा पुलिस की कोई गलती नहीं थी, तो शायद फिर हम अपने पुलिस रेगुलेशन को भी उसमें कुछ संशोधन कर लें कि ऐसी कौन सी चीजें थी कि अगर पुलिस कस्टडी में मौत हुई है तो उसमें ये निर्दोष कैसे हो गए, दोष मुक्त कैसे हो गए, मैं आज तक नहीं समझ पाया। तो व्यक्तिगत तौर पर आप क्या कहेंगे, ये न्यायपूर्ण नहीं था? व्यक्तिगत मेरा वही है कि जो संवैधानिक व्यवस्था, जुडिशियल कमीशन अगर आ गई, मैंने लाउड क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में है वो मैं आपसे कह रहा हूँ, लेकिन वही है कि मेरा अफसर मुझसे कह दे कि सामने बलवाई 30 गज एम एंड फायर, तो मैं ये बोलूँगा जीव हत्या, निर्मम हत्या, तो मैं राइफल उठा के पहले मार दूंगा, बाद में पूछूंगा ये सर आपने कहा कैसे। वही चीज़ मैं आपसे, ये मैं रियल लाइफ बता रहा हूँ आपको। सर, मुख्तार अंसारी की बात करें, अतीक अहमद की बात करें, ब्रजभूषण की बात करें, धर्मेंद्र सिंह की बात करें, ये सब पूर्वांचल यूपी से आते हैं। आपकी ज़्यादातर पोस्टिंग वेस्ट यूपी में रही केवल है, पश्चिमी यूपी में रही है। पश्चिमी यूपी में जो सबसे बड़ा था वो अपहरण का उद्योग रहा। तो क्या डिफरेंस लगता है आपको पूर्वांचल की क्राइम में और पश्चिम यूपी की क्राइम में? यहाँ पर ये फास्ट मूविंग क्राइम ज़्यादा था और यहाँ सोफिस्टिकेशन था क्राइम में। यहाँ पर ये कच्चा वार कम करते थे। नोएडा में है, एडोबे के चेयरमैन के बच्चे को उठा ले जाओ, 7-8-10 करोड़ उठा ले जाओ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कि जो आपकी पेपर मिल है, आपकी मसौदा शुगर मिल फैजाबाद वाली है अयोध्या के, उनके बच्चों को किडनैप करके ले जाओ लखनऊ से, यहाँ पर रखो, 10 करोड़ निकाल लो। वही जैसे कहते अजगर एक जो है घोड़ा या एक भैंस निकल जाएगा, फिर 6 महीना आराम करेगा वो। तो कुछ इस तरीके का इन लोगों का भी हिसाब था। लेकिन अंततोगत्वा बीन बीन के सब, राजवीर रमाला हो, रविंद्र बोरा हो, सुशील मूछ हो और लक्कड़पाला हो, सब मारे सभी गए, सब अकाउंट फॉर हुए, लेकिन मारे सभी गए, कोई बचा यहाँ भी नहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उनका पॉलिटिकल कनेक्शन भी था, उनके हथियार पूर्वी उत्तर प्रदेश से एक जनरेशन आगे थे, उनकी माली हालात बहुत ज़्यादा थी, उनके आज इंटरनेशनल कनेक्शंस तब भी थे, तब जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिनको हम उनका इंटरनेशनल कनेक्शंस तब नहीं थे, लेकिन सब मारे गए। तो सर, पूर्वांचल में क्या इतने बड़े जो डॉन बने, पश्चिम में इतने बड़े नहीं बने? कोई ऐसा बहुत रिनाउंड फेस नहीं आया जितना पूर्वांचल में आया है? पूर्वांचल में शायद जो खाद पानी ज़्यादा मिल गया, और जैसे सिगरेट के पट को होता है यहाँ गिरा करके बूट से आप रगड़ के ख़त्म कर दीजिए, शायद वो ट्रीटमेंट मिला नहीं। पश्चिम में ऐसा था कि जैसे ही था ना, बूट के नीचे रख करके रगड़ दिए गए थे। यहाँ पर उनको वो सुख नहीं मिला कि आप ये करने बच जाएंगे, आप किसी के घर जाके सीओ के जा करके थपड़िया जाएं और बच जाएंगे। यहाँ पे खूंखार भेड़िए की तरह, भूखे शेर की तरह लोग बैठे रहते। आप खिदमत का मौका तो दीजिए, आपने मौका दिया तो वक्त से पहले उम्मीद से ज़्यादा वो सेवा होगी, आप याद करेंगे। सर, एक चीज़ और जो मेरे जहन में अक्सर सवाल आता है कि क्या बाहुबली जो है, कहीं ना कहीं जनता भी इनको बहुत पसंद करती है, अपना नेता मान लेती है, और जो नेता बनते भी हैं तो कहते हैं जो बड़े बाहुबली हैं वो चुनाव हमेशा जीतते ही हैं। तो क्या वजह है कि जनता इनको वोट भी देती है? इसका तो जवाब जनता ही देगी, लेकिन एक लार्जर देन लाइफ जो इमेज बन जाती है, रॉबिन हुड वाली बन जाती। पहले भी डकैत करते थे, 10 डकैती डाली
तो आधी डकैती का माल गरीब बच्चियों की शादी करा दिया, एक मंदिर बनवा दिया, भंडारा करा दिया। वही ये भी करते हैं, यतीमों के सिरमौर, गरीबों के हमदर्द, और इस तरीके के जो जुमले लगते हैं रॉबिन हुड और क्या कहा जाए फरिश्ते, वो इसीलिए बनते हैं कि वो हर त्योहार के दिन लोगों को कपड़े बांटते थे और बिरयानी भोज कराते थे त्योहारों में, और इस तरीके की चीज़ें करते थे। तो 100 रुपये कमाए और 1 रुपया खैरात कर दी, ज़कात कर दी, तो उससे काफ़ी इनकी शोहरत आम ठीक ठाक हो जाती थी। और एक कैप्टिव इनका एक और ये रहता था इलेक्टोरेट, जो कि इनको ही वोट करता था। तो वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है और इसको मैं ज़्यादा महत्व नहीं देता हूँ। जनता को शिक्षित होना चाहिए कि चुट्टा चोर ही रहेगा। सांप को यही है कि सांप डसेगा ज़रूर आपको, आज नहीं तो कल ज़रूर डसेगा। ये बात दूसरी है कि फ़िलहाल आपसे ज़रूरत है आपके वोट की, इसलिए कुछ कर नहीं रहा है कि जिस दिन मौका लगेगा ये अपने आप को किसी बाहुबली को वोट देने का मतलब है कि आप कोबरा के साथ सो रहे हैं, वक्त आने पे वो डसेगा ज़रूर आपको। सर, कानून व्यवस्था के मामले में कौन सा मुख्यमंत्री सबसे अच्छा था? मायावती, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव या योगी जी? किसका कार्यकाल आपको लगता है कानून व्यवस्था के मामले में ये बेस्ट है? मैं कौन होता हूँ ग्रेड करने वाला? मुख्यमंत्री बहुत ऊंचा पद होता है, इसके तो क्राइम स्टैटिस्टिक्स बता देंगे आपको कि किसका कार्यकाल सबसे अच्छा था, कहने से नहीं। डॉक्यूमेंटेशन अगर है आपका तो डॉक्यूमेंटेशन के आधार पे कहिए कि हम कहते हैं मैं साहब सबसे अच्छा हूँ, नंबर मेरे आ रहे हैं 40% और मेरे क्लास में आ गए 90%, तो मैं अच्छा तो नहीं हो जाऊंगा? इसके सवाल का जवाब मैं फिर कहूँगा आपसे, आप कहिए हु इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल चीफ मिनिस्टर इन उत्तर प्रदेश, और चीफ मिनिस्टर आप देखिएगा ऑन द बेसिस ऑफ क्राइम स्टैटिस्टिक्स एंड पब्लिक परसेप्शन। दो, ये हो सकता है कि क्राइम तो कंट्रोल में हो, पब्लिक परसेप्शन जो है बिल्कुल उल्टा हो, दोनों चीज़ों पर अगर आप देखें। लेकिन मेरा काम अप्रोप्रिएट आंसर देने का नहीं है। मैं अगर आज कह दूं, और मैं राजनीति नहीं हूं, हालांकि आपकी खूब ट्रोलिंग होगी और ट्रोलिंग को मैं बहुत स्वागत करता हूं, क्योंकि ट्रोलिंग वाले कम से कम एक बात तो सिद्ध करता है कि उसने एक एक शब्द सुना जो हमने आपसे कहा, एक एक शब्द जो आपने पूछा। आज की तारीख में क्राइम कंट्रोल अगर योगी जी के टाइम पे 85% हीनस ऑफेंस कम हुआ है, 50% क्राइम और जनरल क्राइम कम हुआ है, टोटल आईपीसी कम हुआ है, और इसके साथ ही रोड होल्ड अप, किडनैपिंग, फॉर रैंसम खत्म हो गए, जीरो हो गए। और एक अपराध जो कभी मिनिमाइज नहीं हो सकता है वो है हत्या, अगर वो भी कम हो गया है तो ट्रॉफी गोज टू योगी आदित्यनाथ। आप सुनना यही चाहती थी, या आपके मन में कोई टीस थी कि शायद मैं कोई और नाम लूंगा? नाम मैं वही लूंगा, लेकिन न मुझे योगी जी से कुछ मिलना है, न मुझे किसी अन्य मुख्यमंत्री कैंडिडेट से कुछ मिलना है, क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति होता है केवल, अब आगे छोड़ दी, मैं कहूँगा नहीं क्योंकि वो सवाल जो है बहुत ब्रूटल हो जाएगा, लेकिन फैक्ट्स आर फैक्ट्स। आप एआई पे जाइए, ग्रॉक पे या चैट जीपीटी से, आपको यही जवाब मिलेगा। और सर, मायावती का राज कैसा था? बहुत ही अच्छा। मैं तो डीजीपी था, फ्री हैंड, पूरा फ्री हैंड, और आप जैसा चाहते वैसा कर लेते। किसी भी क्रिमिनल किसी भी पार्टी का क्यों ना हो, चाहे वो उन्हीं की पार्टी का ही क्यों ना, बीएसपी का, खूब रौदा मिनिस्टर को, और मैं नाम भी बता देता हूँ, यादव जी जेल गए, एक एमएलए था जिसने औरैया में इंजीनियर को पीट के मारा था, जेल गया, मित्रसेन यादव, हाँ मित्रसेन यादव, और एक वो जो आजमगढ़ का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, जेल गया। माफी का खाना उनके यहाँ नहीं था, मायावती जी के यहाँ। क्राइम किया, लक्ष्मण रेखा पार की, प्रसाद के लिए तैयार रहो, और फ्री हैंड था। मैं तो खुद बता रहा हूँ कि फ्री हैंड था। मुलायम सिंह यादव से आपके संबंध कैसे थे? बहुत अच्छे थे। क्योंकि कंट्रोवर्सीज बहुत जुड़ी हैं आपके साथ उनकी, कि आप उन Controversies पे पोटा लगाने की तैयारी कर रहे वो, थे, एक और ऐसी भी चीजें काफी एक और निकल कर बड़े रही। अच्छे अधिकारी थे, अधिकारी ने, एक और राजनेता थे, अमर सिंह साहब, वो उनका प्रसाद था। तो मैं कौन होता हूँ? वो भी बहुत बड़े नेता थे, ये भी बहुत बड़े थे। ये नेताजी ने कभी नहीं कहा, ना अखिलेश जी, वो तो अमर सिंह साहब ने कहा कि वो दरअसल पोटा आपके ऊपर, अखिलेश जी के ऊपर और मेरे ऊपर लगा रहे थे। हमने कहा अभी इतना मैं पागल बकलोल नहीं हुआ हूँ कि मूर्खतापूर्ण काम मैं करूँ, लेकिन ये आपकी बुद्धिमत्ता का ये बहुत बड़ा प्रमाण पत्र है कि इस चीज़ का आपने प्रचार किया। और एक चीज़ और है, मान लीजिए अगर कोई बात करें, नेताजी कोई मामूली नेता है, वो पीएम मटेरियल थे, उत्तर प्रदेश के कई बार सीएम रहे हैं, देश में कद्दावर नेता है, पद्म विभूषण से उनको सरकार ने अलंकृत किया है। कौन ये कर लेगा? मूर्ख सोच भी सकता, करना तो छोड़ दीजिए, बड़ी बात है। लेकिन जहाँ तक आपकी बात है सिंह साहब, ये मच्छर मारने के लिए अभी डायनामाइट और आरडीएक्स की जरूरत नहीं पड़ी हुई है। आपके लिए जो छोटे मोटे जो और एक्ट्स हैं उतने ही काफ़ी हैं।
आप उस कैटेगरी में नहीं आए हैं। नेताजी के, माननीय नेताजी के या अखिलेश जी की कैटेगरी में अभी आप नहीं आए हैं। अब ये नेता चाहता है कि उनसे लच्छेदार बातें करें, ऐसी बातें करें, लेकिन आप किसी, मैं लेना एक न देना दो, मैं तो प्रोफेशनल आदमी हूँ, मैं क्यों पोटा लगाऊंगा। लेकिन उनकी तरफ से ये शगुफा छोड़ा गया, तो वो बात आई गई, हो गई। तो जिसको आप कह रही थी, लेकिन बताते खुद नेताजी बहुत ही दुनिया देखी वाले, उन्होंने दुनिया देखी थी। वो जानते थे कि ये एडीजी डीजीपी के दम की बात नहीं है कि वो अपने स्वविवेक से पोटा लगा सके इतने कद्दावर राष्ट्रीय स्तर के नेता का, यह अखिलेश जी के ऊपर। वो तो अमर सिंह साहब ने अपने नंबर बढ़ाने के लिए उन्होंने ये फुलझड़ी छोड़ दी थी। सर, आज का यूथ जो पुलिस विभाग में आना चाहता है, उसके दिमाग में क्या चीज़ रहनी चाहिए, वो क्यों आए, एक तो ये, और उसे मेंटली किस लेवल प्रिपेयर होना चाहिए इस विभाग में आने के लिए? पुलिस सेवा में जो भी हमारे युवा आना चाहें, क्या बालक क्या बालिकाएं, राष्ट्र सेवा, जन सेवा और अंतर्तृप्त का इससे बेहतर कोई साधन नहीं है। आप जहां बैठी हैं वहां पे HBO की टीम आई थी, एक फिल्म बना रही थी आरुषि हत्याकांड पे। तो जैसे सवालात आपने किए उन्होंने भी किए। उनका आपकी जितनी आप संकट और चुनौतियों से गुजरे हैं, आपको तो दोबारा अगर कोई पूछे तो आप तो कभी भी पुलिस की चर्चा भी नहीं करेंगे। उनका ध्यान से सुनिए, मेरी परमात्मा से यही प्रार्थना है कि अगर पुनर्जन्म होता है तो मुझे पुलिस अफसर बनाए और यूपी में ही सेवा का अवसर दे। ये वो इकलौता विभाग है जहाँ तपस्या करने की तनख्वाह आपको मिलती है, जहाँ जब आप आंसू पोंछते हैं किसी विधवा का, किसी बच्चे का, किसी बुजुर्ग का, आपको जो तृप्ति मिलेगी वो जीवन पर्यंत का आनंद होगा। मुझे बहुत अलंकरण मिले हैं, उनमें बहुत खुशी हुई, परमात्मा ने बहुत दिया। लेकिन मुझे याद है अच्छी तरीके से जब किसी विधवा का आंसू पोंछा है, किसी बुजुर्ग के पैर छू करके मैंने उनका काम किया है और उन्होंने जो मेरे मस्तक पे हाथ फेरा है, वो अनुभूति सुखद आज भी मुझे आज है और वो आनंद पुलिस में ही मिलेगा आपको। पुलिस के नाम से अक्सर आम जनता डरती है, कभी कोई फ्रेंडली पुलिस की बात नहीं आती है। अगर कुछ भी कोई केस होता है, कहीं गलती है, तो लोग पुलिस के पास जाने पर डरते ही क्यों हैं? पुलिस 1861 में हमारी पुलिस बनी थी। 1857 की क्रांति के तुरंत बाद अंग्रेज़ों ने ब्रिटिश पुलिस को भी बनाया इंग्लैंड में और हमारी पुलिस को भी बनाया। यहाँ पर जो उन्होंने हथियार दिए, जो उनकी फौज के हथियार थे, वही हथियार हमारे इंडियन पुलिस को भी दिया। और इंग्लैंड में जो दिया बॉबी को, ट्रंचन, सिर्फ एक छोटी सी बेत, कोई रिवॉल्वर नहीं, पिस्टल नहीं, कोई राइफल नहीं। और आज भी कहा जाता है कि सबसे फ्रेंडली पुलिस विश्व की कौन है? ब्रिटिश बॉबी। और हिंदुस्तान ने कहा कि सामंती है, तनख्वाहें कम रखो, तनख्वाहें ज़्यादा रखोगे तो ये लूट खसोट नहीं करेंगे, तनख्वाहें ऐसी कम रखो कि ये लूट खसोट जनता को चूसते रहें। और बेत और लाठी इतनी दे दो इनको कि दिन भर कहते हैं तेल पीली लाठी, लाठी ड्रिल सिखाओ, राइफल ड्रिल सिखाओ, बलवा ड्रिल सिखाओ। ये अपने यहाँ नहीं सिखाया उन्होंने, हमारे यहाँ सब कुछ सिखा दिया। तो पुलिस को एक एजेंट बना दिया है सामंती व्यवस्था को चलाने का, और एक पर्याय बन गया है एक दमनकारी नीतियों का कि पुलिस विभाग। आपने बहुत सुना होगा भुतहा महल, भुतही कोठी, भुतही डाक बंगला, लेकिन भुतहा थाना नहीं सुना होगा आपने, क्योंकि भूत भी थाने जाने से डरते, कहीं ऐसा ना हो कि दरोगा जी पिटाई कर दें अच्छी तरीके से। तो वो एक छवि बन गई, जैसी भी छवि बनती बनने हो गई। यहाँ तक कि मैंने देखा है कि प्याऊ अगर हम लगाएं, 10 प्याऊ लगाएं, अगर एक प्याऊ थाने के बाहर लगा है तो वहाँ आदमी प्यासों मर जाएगा, उस प्याऊ पे नहीं जाएगा। क्योंकि एक धारणा बनी हुई कि अगर हम गए कहीं ऐसा ना हो कि पानी के साथ साथ और कुछ प्रसाद में और मिल जाए। तो ये एक चीज़ है जिसको अब हमने तमाम कम्युनिटी पुलिसिंग के एक्सपेरिमेंट किए और कम्युनिटी आउटरीच के किए, जनसंपर्क पखवाड़ा भी बनाते हैं। लेकिन एक दफ़ा जब चीज़ आपके मैरों तक आ जाती है तो उसको जाने में समय लगता है, जा रही है। और ये अच्छी बात है कि हमारे बड़े अच्छे विशेषकर जो महिलाओं का आगमन IPS में, डिप्टी SP में और काडर्स में हुआ है, और अब तो 33% रिजर्वेशन भी हो चुका, 30%। तो उससे ये बड़ा सुखद अनुभव है कि एक फ्रेंडली आउटलुक, एक उदार दृष्टिकोण और एक दूसरा ये है कि मानवीय दृष्टिकोण सामने आ रहा है। पुलिस विभाग के चैलेंजेस क्या क्या आते हैं? चैलेंजेस ये था कि अगर आप पहले समझती, जो तरीके के अपराध और हथियार और तौर तरीके थे अब नित्य प्रति बदलते चले जा रहे हैं। आज के दौर में अगर आप देखिएगा कि सबसे पहले अगर बताऊं कि साइबर क्राइम, डिजिटल अरेस्ट और सेक्सटॉर्शन और हनी ट्रैपिंग, आप देखिए 200 साल की जो डकैती चंबल और जमुना के बिगड़ में हुई, उसका टोटल टर्नओवर रहा होगा 200 करोड़, और डिजिटल अरेस्ट और साइबर क्राइम का 2 साल का टर्नओवर है 30,000 करोड़। आप समझ सकती हैं कि नहीं लगे ने पिट करी, 4 मोबाइल फ़ोन ले आओ, 2 सिम कार्ड ले आओ और
दोनों हाथ में लड्डू और सर कढ़ाई में। तो ये चुनौती है। अब जैसे जो जिन पुलिस अधिकारियों की आयु 50 साल से ज़्यादा है, उनको तो यही नहीं मालूम कि लैपटॉप में और माउस में क्या फ़र्क है। क्या डिफरेंस है, तो करेक्ट। साइबर क्राइम का इन्वेस्टिगेशन, साइबर क्राइम की इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन, साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ना, ये अपने में ही एक कला है, चुनौती के साथ साथ। दूसरी चीज़, जिस तरीके के आजकल एक्ट्स मिसयूज हो रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप आ रही हैं कि पहले संबंध ठीक थे, बाद में अभी कहते कि नहीं साहब ये तो यौन शोषण हो गया। इसी तरीके से 2-4 एक्ट्स हैं, डाउरी एक्ट उससे प्रमुख है, उसको लेकर के अब लोग मुझे बताते हैं कि आजकल अधिकांश सारे केसेस हो गए ख़त्म और कोर्ट्स में केवल एक पारिवारिक विवाद और डाइवोर्स केसेस, ये 90% केस कोर्ट में हो गए हैं, सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। अब इन केसेस का जब इन्वेस्टिगेशन होता है तो बड़ी परिपक्वता और निष्पक्षता दिखानी पड़ती है। और भी तमाम ऐसे एक्ट हैं, नए एक्ट्स और लॉज आ गए हैं, अच्छी बात है, लेकिन उनको व्यवहारिकता के साथ, निष्पक्षता के साथ उतारना ये भी एक चुनौती है। सर, डिजिटल अरेस्ट से कैसे बचें? आप अटेंड ही मत कीजिए। मुझको भी चाह रहा है कि आपके बारे में बड़ी शिकायतें आ रही हैं कि आप बहुत अश्लील वीडियो देखते हैं और आप जो है इन चीज़ों में बहुत संलिप्त हैं और ड्रग के ऊपर आपके बारे में बड़ी शिकायतें हैं। आप तुरंत वीडियो कॉल ऑन करके और ये कीजिए। ऐसे बहुत नॉर्मल केसेस ऐसे नॉर्मल केसेस तो वो 4 अभी हम अब दिखाते हैं आपको जरूर, लेकिन मैं आपका मूड नहीं ऑफ करना चाहूँगा। ये इसको जब ये एक तो इनको जंक फोल्डर में डाल दें, इनको कभी खोलें ना, और कभी खोलें, क्योंकि डिजिटल अरेस्ट प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि ना भी कोई चीज़ है ही नहीं, और जब कोई चीज़ है ही नहीं तो उसके बारे में हम चर्चा इसलिए करते हैं क्योंकि सावधानी, क्योंकि बहुत पढ़े लिखे लोग, एक साहब गए थे हैदराबाद में, इंस्ट्रक्टर थे कि हनी ट्रैप कैसे ना हो, जैसे आपने मुझसे पूछा, और जब दिल्ली आए तो हनी ट्रैप खुद ही हो गए। दूसरी चीज़ कि हम आप डिजिटल की बात कर रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े इंजीनियर्स, टेक्नोक्रेट्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स करोड़ों रुपए। पहली चीज़ है कि कोई डिजिटल अरेस्ट नाम की चीज़ नहीं, कोई आए तो पहली बार जब किसी ने फ़ोन किया कि साहब आपके बारे में, जब मोबाइल नहीं लिया तो 2 साल पुरानी बात है, तो इसने कुछ कहा कि साहब आपके आने के और आपको पेश होना पड़ेगा, वीडियो कैमरा ऑन कीजिए। अब आप चूँकि महिला हैं तो मैं वो नहीं कह सकता हूँ कि जो मैंने उसको उत्तर दिया, लेकिन मैंने जो उत्तर दिया अगर मैं आपको कह दूँ तो आप अपने कान गंगा जल से धोएंगे। उसके बाद दोबारा मेरे पास फ़ोन नहीं आया। तो ऐसे कोई अनर्गल फ़ोन वगैरह आते हैं तो एक तो उनको अटेंड न करें, क्योंकि बिल्कुल नॉनसेंस है, वेस्ट ऑफ टाइम है। और अगर कोई बात है तो 1930 है और जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है उस पर शिकायत करें। एक तो अटेंड ही ना करें, क्योंकि जब डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ है ही नहीं तो हम उनसे बात ही किस बात की करें। उनका ऐसा है कि अगर आपको कोई शिकायत हो तो आप मुझे रजिस्टर्ड पोस्ट से मेरे पते पर भेज दें, तब मैं देखूंगा, जवाब दूंगा। ऐसे हवा में बात नहीं होगी। हमारी पुलिस उतनी अपडेट है सर? अब तो बहुत अपडेट हो गई है। आप इसी यूनिवर्सिटी में हैं, 2 कांस्टेबल्स नोएडा पुलिस के ऐसे हैं जो पीएचडी कर रहे हैं। एक लड़का एआई में कर रहा है, एक साइबर सिक्योरिटी पे कर रहा है। आप समझ सकती हैं कांस्टेबल्स हैं, न डिप्टी एसपी हैं, न इंस्पेक्टर्स हैं, न आईपीएस हैं। अगर कांस्टेबल्स लेवल पे इतनी जागरूकता है तो हमारी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस ऊंचे लेवल पे जा चुकी। हर जिले में सरकार ने एक साइबर पुलिस स्टेशन बनाया है। और अभी मैं बताता था आपको, एक लड़का आईपीएस है और गाजियाबाद में पोस्टेड है, ही इज ए कंप्यूटर इंजीनियर। हर जिले में ऐसे हमारे प्रतिभाशाली लड़के हैं, लड़कियां हैं जो कि साइबर टेक्नोलॉजी में, वही मैं कहता हूँ, मैं अपने को बड़ा योग्य मानता था, लेकिन वो मुझसे 1 जनरेशन आगे, 2 जनरेशन आगे हैं। कोई चीज़ ऐसी नहीं कि जिस चुनौती का सामना बखूबी वो न कर सके। सर, लास्ट सवाल, आज के यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बी द बेस्ट, बी कंसिस्टेंट एंड डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। आज का यूथ इज डिस्ट्रैक्टेड बाय कंज्यूमरिज्म। The neurotic pursuit of consumerism has to be avoided at all cost. Then addiction to distraction, read within inverted commas, social media is the death of creativity. Do not let social media dictate your norms and priorities. Dictate to the social media what you want. थैंक यू सो मच सर, आप हमारे पॉडकास्ट में आए और खुलकर हर मुद्दे पे बहुत ही बेबाकी के साथ आपने बात की है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। बहुत लुत्फ आया श्वेता जी, और बहुत सीखने को मिला आपसे और आपकी बेहतरीन टीम से। सीख तो हम रहे हैं सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू।